कि हम लोग बैंकॉक से फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे। वहीं पे उन्होंने हमसे सबसे पहले कैश दिखाने को कहा। जैसे ही हमारा पासपोर्ट देखा, मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को आगे बुलाया और एक मैम थी उनके साथ वेटिंग रूम में भेज दिया। तो वो लोग बेसिकली हमको मैनिपुलेट करके अपने डिटेंशन सेंटर ले गए। अंदर जाने से पहले ही हमसे साइन करवा लिया कि सब अच्छा है, यहाँ पर खाना पीना रहना वहना सब अच्छा है। वीडियो में ही दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत थे वहाँ पे। 2 सेंटीमीटर का पतला सा गद्दा था, ईंट जैसी वहाँ पर एक तकिया दी हुई थी उन्होंने। वॉशरूम गंदा था, खाना पीना बहुत बेकार था, एकदम जेल जैसा खाना था वहाँ पर। और सबसे टफ पार्ट था कि कोई भी हमें आके कंफर्म बता नहीं रहा था कि आगे क्या होगा, और बोला कि बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं करना है, अपने पास जो पानी है आपके वो भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, इस जेब में हाथ तक मत डालना जिसमें आपका फोन है। वॉशरूम यूज करने जाना हो मुझे या मेरी वाइफ को, तो वो एक पुलिस ऑफिशियल भेज रहे थे साथ में, वही कैम लगा के और बोल रहे थे दरवाजा खोल के वॉशरूम यूज करो। और ये 8 घंटे तक किया उन्होंने। कंटेंट क्रिएटर सचिन अवस्थी पत्नी के साथ साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड गए थे। पहुंचने पर उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। आइलैंड पर एंट्री नहीं मिली। सचिन के ये भी एलिगेशंस हैं कि 30 घंटे से ज्यादा डिटेंशन सेंटर जैसी जगह पर रोक कर रखा गया। किसी तरह वहां से वापसी की तो ये ट्रॉमा चीन के शंघाई लेओवर तक भी कंटिन्यू रहा। क्या हुआ, क्यों हुआ, जानने के लिए हमने बात की सचिन अवस्थी से। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि क्यों हुआ इस तरीके का, कि वहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं इस वजह से हुआ, या कोई एक प्रेजुडिस है? अब देखिए, मैं मुझे मुझे ये लगता है, अगर उन्होंने मुझसे कुछ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स या कुछ सीरीज ऑफ प्रूफ्स मांगे होते कि आप अपना रिटर्न टिकट दिखाइए, आप कैश दिखाइए, आप ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाइए, अपना काम दिखाइए जो आप अपने देश में करते हो, या कुछ भी ऐसा उनको कहीं से भी ऐसा शक होता कि मैं उनकी कंट्री में इन्फिल्ट्रेट करने आया हूँ, मैं रहने आया हूँ वहां पर, कुछ काम करने आया हूँ, तो अगर वो ये सब करते तो मुझे समझ में आता। बट उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ भी लिटरली क्वेश्चन नहीं पूछा। होटल बुकिंग दिखाने को बोला, मैंने फोन निकाला, उन्होंने देखा तक नहीं, उनके पास पहले से फॉर्म रेडी था, एंट्री डिनाइड का स्टैंप लगा हुआ। तो अब इसको, और वहां पर सबसे ज्यादा इंडियंस ही थे डिटेंशन सेंटर में। तो मैं इसको, मेरे हिसाब से तो रेसिज्म ही है ये, अगर सीधे आप पासपोर्ट देख के डिसाइड कर रहे हो कि किसको एंट्री देना है किसको नहीं देना है, तो मेरे हिसाब से ये रेसिज्म है। बट आई डोंट नो इसको और क्या रीजन हो सकता है। मुझे तो कोई भी ऐसा रीजन समझ में नहीं आया, क्योंकि हम कहीं से भी गलत नहीं थे, ना उन्होंने हमें ऐसा कुछ बताया कि आपकी गलती यहाँ पे है। हम्म। अच्छा, जनरली ऐसे केसेस में जब होता है कि अगर एंट्री डिनाई हो जाती है तो एयरलाइंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पैसेंजर को एड करें, वापस उनके जाने का इंतजाम करें। उस तरीके का कोई सपोर्ट मिला कभी किसी से? एयरलाइन का बंदा हमारे पास वही एक ही बंदा आया था, और वो एक ही बार हमारे पास मिलने आया, और उसने बोला कि आप अपना रिटर्न टिकट आपका कब का है। मैंने बोला जितना भी 10-15 दिन बाद का हमारा रिटर्न था, मैंने बोला वो है, और वो एक दूसरी एयरलाइन का था। तो बोलता है नहीं नहीं, वो तो अब आपको ले नहीं जाएंगे। मैं उनसे रुक के बात करता हूँ, बात करके बोलता है नहीं वो नहीं ले जाएंगे आपको, उन्होंने बोला आपका केस ऐसा, हम नहीं ले जाएंगे, तो आपको हमारी ही एयरलाइन से जाना पड़ेगा। तो इनकी एयरलाइन की टिकट इट वाज ऑलमोस्ट लाइक बिजनेस क्लास प्राइसेस, और उसके बाद भी वो बिजनेस क्लास में भी नहीं जाने देंगे, उन्होंने बोला आपको जाना भी इकोनॉमी में पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई रूल है तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास रिटर्न टिकट है, तो गवर्नमेंट उस एयरलाइन पर भी प्रेशर कर सकती है कि आप इनकी डेट चेंज कर दो, अगर इनके पास रिटर्न टिकट है। अदरवाइज ये कैसा प्रेशर है कि आपको जिस एयरलाइन से, अगर उस एयरलाइन की फ्लाइट मान लीजिए अगले 6 दिन तक नहीं है, तो किसी को 6 दिन तक उस डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत रूल है अगर ऐसा है तो। तो वापस आने के बाद आपने कहीं कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई कंप्लेन वगैरह किया, एयरलाइंस में बात करी या कुछ इस तरीके का? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं पिछले 1-1.5 महीने से यही डिसाइड अपने मन में यही सोच रहा था मुझे कि ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, लोगों को बताना चाहिए कि नहीं इस बारे में, कि कैसा लगेगा सबको। तो मैं यही डिसाइड कर रहा था। बट अभी मैंने अब वीडियो बनाया तो लोगों ने मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ, बट अभी तक तो मैंने नहीं किया है। और जैसा कि आपने वीडियो में बताया था कि आपने एम्बेसी में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन उनसे भी नहीं कुछ हो पाया, तो क्या बाद में ऑफिशियल से कोई बात हुई? आपने कहीं पे कुछ बताया इसके बारे नहीं, कहीं पे अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। मैंने वहीं पे, मेरे फोन में इंटरनेशनल रिचार्ज था, मैंने उससे जो नंबर वहां पर लिखा था इंडियन एम्बेसी का, मैंने उस पर कॉल करने, वहां पर बोर्ड में सारी कंट्रीज के एम्बेसी के नंबर लिखे हुए थे, में? तो मैंने उस पर कॉल किया। पहली बार तो उठा नहीं था,
दूसरी बार में वो कोरियन में ऑटोमेटिक वॉइस में कुछ आया, वो मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोला। फिर मैंने सोचा इसमें अपनी एनर्जी चैनलाइज करने की जगह मुझे यहाँ से निकलने पे अपनी एनर्जी चैनलाइज चैनलाइज करनी चाहिए। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया कि कैसे मैं वहाँ से जल्दी निकल सकता हूँ। लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा कि आप अपनी शायद बात वो लोग समझ नहीं पाए, या कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ। मुझे लगता है वो लोग कुछ सुनने को नहीं तैयार थे, क्योंकि जो इमिग्रेशन जो ऑफिसर आई थी उन्होंने सबसे पहले हमसे यही क्वेश्चन पूछा कि वुड यू बी कंफर्टेबल ऑफ गिविंग इंटरव्यू इन इंग्लिश और हिंदी। तो हम दोनों ने इंग्लिश बोला। उसके बाद भी वहां पर अंदर जाके उन्होंने हमें एक हिंदी इंटरप्रेटर से फोन पे बात करवाई। वो फोन पे मतलब बीच में ऐसा मिरर था, इस तरफ से मैं फोन पे उसकी बात सुन रहा था, उस तरफ से वो उसकी बात सुन रही थी फोन पे। तो मैं तो हिंदी में ही बता रहा था उसको। अब पता नहीं उन्होंने उसको उसने उनको क्या बताया कि उनको ऐसा लगा। ये तो मैं नहीं, कोरियन तो मुझे आती नहीं, तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगा कि उन्होंने क्या बताया। डायरेक्टली उन्होंने हमसे बात की नहीं, ना इंग्लिश में बात की कि हमें भी समझ में आता है कि क्या कन्वे हो रहा है उनको। अच्छा, जेजू जाने का पहला आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल एक डेस्टिनेशन है, और हम्म। क्योंकि मेनलैंड साउथ कोरिया से कनेक्टेड नहीं है उस तरीके से, तो हम्म। कैसे लगा कि यहाँ जाना चाहिए वीजा फ्री होने के अलावा? बेसिकली हमें किसी ठंडी जगह जाने का मन था। न्यू ईयर में हमारा मन था कि किसी ठंड की जगह पर क्रिसमस देखेंगे, अच्छा लगेगा। जो भी जैसे कि ये यूजुअली क्रिश्चियन कंट्रीज या जहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो हमारा अच्छा सा एक क्रिसमस देखने का मन था, और एक ठंड का अच्छा विंटर हॉलीडे टाइप का करने का मन था। तो हम लोगों ने बोला कि जेजू आइलैंड, जो कि वीज़ा फ्री है और वहाँ पर ठंड भी रहती है, स्नोफॉल भी होता है कभी कभी इस टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि बीटीएस के फैन हो गए आप या के पॉप के फैन हो गए। मैंने कुछ भी नहीं ऐसा कभी भी देखा है, मुझे नहीं मालूम है क्या यूनिवर्स है। मैं सिर्फ इसके लिए गया था कि ठंड की जगह है तो अच्छा माहौल होगा, मे बी स्नोफॉल होगी, सिर्फ इसलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या आप एक्चुअली वो जो पूरा कोरियन एक कल्चर, एक क्रेज रहता है, उसके पार्ट है क्या? और क्या इसके बाद वो कुछ कम हो जाएगा कि अब नहीं सुनूंगा इनके गाने? मैंने बिल्कुल भी कभी, मुझे इस यूनिवर्स में के कुछ भी आइडिया नहीं। मैंने कभी भी कुछ भी, ना भी कोई गाना भी सुना है, ना कोई वो देखा है। मेरी वाइफ को भी ऐसा कुछ भी के पॉप या कोरियन ड्रामा कुछ भी हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा है। हम लोग सिर्फ एक अच्छी घूमने की जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर ऐसा वीजा का हैसल ना हो। वैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा था, बट अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है इस टाइम पे, तो हम लोगों ने सोचा कि किसी ठंड की जगह पे जाते हैं। तो ये कोरियन ड्रामा के पॉप ये सब, ना मैं ना मेरी वाइफ, हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं इसके बारे में। सिर्फ ठंड की जगह अच्छा क्रिसमस मनाने जा रहे थे हम लोग। और ये जो दोनों एयरलाइंस थे जिनसे आपके टिकट्स थे बुक्ड, क्या पहले उनसे कभी ट्रैवल किया है, या उनके बारे में रिव्यूज देखे थे या कुछ, कि लोग आगे कैसे जब वो बुकिंग करें तो वो क्या ध्यान में रखें एयरलाइंस के बारे में, क्योंकि वहां से सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है। हाँ, एयरलाइन से सपोर्ट तो दूर की बात है। चाइना ईस्टर्न का एयरलाइन एयरलाइन का स्टाफ तो जैसा कि मैंने बताया वहां पर गाली गलौज कर रहा था वहां पर लोगों से। हमसे तो नहीं कर रहा था, बट चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का स्टाफ, एक बंदा था वहां पर इंडोनेशिया का, तो उसके पास पैसे नहीं थे रिटर्न टिकट कराने के, और उसका रिटर्न सिर्फ 2 दिन बाद का उसका फ्लाइट टिकट रिटर्न बुक थी। बट वो बोल रहे हैं उसको मैसेज में कि वी विल नॉट लेट यू लीव कोरिया, यू विल हैव योर लास्ट ब्रेथ इन कोरिया, आई होप यू विल डाई इन दैट सेल। इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे थे। और मेरे सामने एक आया भी था चाइना ईस्टर्न का बंदा। और बेसिकली क्योंकि हम लोग स्मोकिंग रूम में बैठे थे, क्योंकि और कहीं पे हम साथ में नहीं बैठ सकते थे, तो हम वहीं पे बैठे थे। और वो आया भी, और वहां पे भी उससे वो धमकी भरी टोन में बात कर रहा था, इंग्लिश में बात कर रहा था वो, कि वाई आर यू शोइंग सो मच एटीट्यूड, यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस। तो वो बोल रहा था, इंडोनेशिया वाले बंदे ने बोला, आई डोंट हैव मनी, आई हैव रिटर्न टिकट बुक फॉर 2 days लेटर, आई विल गो विद दैट, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी टू गिव यू, आई विल नॉट गिव यू। तो बोला, यू विल नॉट लीव। तो इंडोनेशियन वाला बंदा पर शायद थोड़ा दिल का मजबूत था, उसने बोला कि विल सी इफ आई लीव और नॉट। तो बेसिकली वो लोग और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट करने आ रहे थे। एयरलाइन का स्टाफ किसी तरह से हेल्पफुल नहीं था। रही बात मैंने पता करने की, मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही मतलब इनके प्लेन का वीडियो देखा था कि कैसा प्लेन होता है, क्या होता है। बाकी रिव्यूज वगैरह इतना, ज्यादातर लोगों के साथ नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग कोई अलग से तो डालते नहीं है कि हाँ बहुत अच्छा है ऐसा। बाकी और ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे जेजू पहुंचने के किसी एयरलाइन के, इन्हीं 2-3 एयरलाइन के ऑप्शन भी थे। अच्छा, आपने बताया था कि आपका लगेज पहले वहां पे ले लिया गया था, और हम्म। आपसे कहा गया था सामान अगर इसमें से कुछ नेसेसरी है तो निकाल लीजिए, तो फिर लगेज आपके पास था नहीं था, वापस नहीं, किया? लगेज उनके ही पास था, हमारे पास सिर्फ हमारे हैंड बैग्स थे। उसमें से भी उन्होंने बोला कि इसमें खाने का सामान जो जो है वो निकाल दो। तो हमारे पास वो कप नूडल्स थे, उन्होंने वो निकाल दिया।
और एक दो मेरी वाइफ हमेशा कहीं भी चलते, हम लोग चलते हैं तो मेरी वाइफ कुछ ना कुछ खाने का छोटा मोटा कैरी करके चलती, कि इमरजेंसी के लिए प्रोटीन बार या कुछ बिस्किट्स वगैरह थे, वो सब उन्होंने डिटेंशन सेंटर से अंदर ले जाने से पहले हमसे बेसिकली जबरदस्ती ले लिया वो, कि आपको वही खाना है जो हम देंगे। तो और वो सिर्फ हमारे पास हैंडबैग्स थे, लगेज हमारा पूरा पूरा टाइम उनके ही पास था, हमारा पासपोर्ट उनके ही पास था, हमारे पास सिर्फ हमारे हैंडबैग्स थे जिसमें चार्जर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स थे हमारे पास। और उन्होंने कहीं पे भी आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन या कुछ नहीं दिखाया जिसके बेसिस पे वो इस तरीके से कर रहे हो? कोई रूल उन्होंने बुक हो या कुछ भी? रूल बुक वगैरह तो कुछ भी नहीं दिखाई उन्होंने हमें। एक लेटर था, प्री प्रिंटेड लेटर था वो, उसमें सिर्फ हमारा नाम उन्होंने फिल कर दिया, बाकी वो पूरा भरा हुआ था, और उसमें एक बॉक्स टिक था, पर्पस ऑफ स्टे नॉट क्लियर, ये लिखा था, और उसमें उनका जो भी लॉ था वो लिखा था कि इस रीजन की वजह से ये पर्पस ऑफ स्टे नहीं है, तो हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको डिटेन कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद डिटेंशन सेंटर पे हमसे बेसिकली जबरदस्ती उन्होंने एक फॉर्म साइन कराया, जिसमें लिखा था कि you agree that you have been given proper accommodation and proper food and proper place to sleep, और ये सब पूरा मैंने, हम लोगों ने बोला हम साइन नहीं करेंगे उसमें, आप दिखाओ तो पहले। तो वो चिल्लाने लगे, वहां पर एक कोई बूढ़े जेलर टाइप के अंकल थे, वो चिल्लाने लगे, तो हमें लगा हम आर्ग्यू तो नहीं कर सकते दूसरी कंट्री में, तो जो भी उन्होंने बोला हमने बेसिकली अबाइड किया उनके लॉ से जो भी था वहां पे। शंघाई में भी आपको किसी से बात करने को नहीं मिला? आपके पास फोन भी नहीं था किसी रिप्रेजेंटेटिव से या इंडियन एम्बेसी या इस तरीके का कुछ? शंघाई में जो टाइम था वो जेजू आइलैंड से भी बहुत घटिया टाइम था। जेजू आइलैंड में कम से कम हम लोग आपस में बात कर सकते थे, थोड़ा बहुत टहल सकते थे, वहीं स्मोकिंग रूम के अंदर फोन था हमारे पास, हम फोन चला सकते थे। बट शंघाई में तो उन्होंने ऐसा स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कि आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट मत करो, चुपचाप सीधे बैठो, मूवमेंट मत करो। मुझे लिटरली खड़े होने के लिए उनसे पूछना पड़ रहा था कि मैं खड़े होकर थोड़ा सा यहाँ पर चल लूँ, मेरा पैर दुख रहा है। तब वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, और बराबर ऐसे देख रहे थे कि जैसे पता नहीं उड़ जाऊंगा मैं यहाँ से या क्या वो सोच रहे थे, बेसिकली उतने में ही वो मूव करने दे रहे। उस फोन में पॉकेट पे हाथ तक नहीं लगाने दे रहे थे वो, जिसमें फोन था अंदर। मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई किसी से बात करा दो कुछ है, वो हर बार भी यही बोल रहे थे, वेट वन मोमेंट, आवर लीडर विल कम, वेट वन मोमेंट, और कोई नहीं आ रहा था बात करने वहां पे। और 8 घंटे उन्होंने ये किया, लिटरली 8 घंटे मैंने घड़ी देख देख के निकाले वहां पर कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। हम्म। और जेजू में आपसे क्या बात, कुछ कहा उन्होंने? कुछ भी कहा जो आपको समझ में आया हो? कोई ऐसी बात कही हो जिससे पता चल रहा हो कि हाँ इतना हार्श क्या, क्यों हो रहा है इस तरीके का ट्रीटमेंट? उन्होंने इमिग्रेशन वाले ने तो कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको बताया इमिग्रेशन पे जो मैम थी उन्होंने तो बस बोला, वो वही इंटरप्रेटर ने मुझे बोला कि आपका इंटरव्यू ओवर हो गया है, आपकी एंट्री डिनाई हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने बोला कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, और फोन काट दिया। तो अब मैं इसके बाद क्या बोलूं, उनसे मैं बहस नहीं कर सकता। वहां पे उन्होंने बोल दिया कि बस आप जाओ वहां पर वेट करो, अब हम बताएंगे आगे क्या करना है। उसके बाद कोई इमिग्रेशन ऑफिसर कभी आया ही नहीं कुछ बात करने। और जिस डिटेंशन सेंटर में हम लोग थे वहां पर जो स्टाफ था वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था। उनको मैं अपनी टिकट दिखा रहा हूँ, बुकिंग दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो मेरा टिकट कल हो गया, अब तो मुझे जाने को मिलेगा ना, तब भी वो मुझे ट्रांसलेट करके बोल रहा है दैट यू विल फाइंड आउट टुमारो। मतलब कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, किसी भी चीज की सर्टेनिटी नहीं। नेक्स्ट डे जब हमारी फ्लाइट थी लिटरली उससे आधे 1 घंटे 2 घंटे पहले मे भी कोई स्टाफ उनका, हम लोग रो रहे थे तो मे भी तरस खा के आके हमारे पास बोला कि आप आज जाओगे डोंट वरी। कोई नया लड़का था यंग एज का, तो उसने आके बोला आप आज जाओगे डोंट वरी। बाकी वहां पर जो भी स्टाफ था बिल्कुल अनहेल्पफुल थे वो लोग। आपकी वाइफ के साथ आपने बताया कि मोरलेस सेम ही हुआ, कुछ ऐसा जो उन्होंने आपको अलग से बताया हो कि हाँ कुछ अलग हुआ? कुछ भी अलग नहीं हुआ। जो मतलब उस समय तो मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ कैसे, उन्होंने क्या पूछा, जैसे ही मैं निकला मेरी वाइफ ने बोला कि उन्होंने मेरी एंट्री डिनाई कर दी है। तो मैंने बोला हो सकता है कुछ कंफ्यूजन होगा, मैं भी जाके बात करता हूँ, देखता हूँ क्या है। पर जैसे जब मैं गया मैंने पहले ही वहां पर फॉर्म देख लिया, वो रखा हुआ था एंट्री डिनाइड का, रेड स्टैंप लगा हुआ था उसमें एंट्री डिनाइड का, तो मुझे भी समझ आ गया था कि एंट्री तो डिनाई होनी है। जब वहां से इंटरव्यू से मैं फ्री हुआ तब मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, सब कुछ एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम हुआ था मेरी वाइफ के साथ भी। और भी मैंने, जब मैंने वीडियो डाला है तो मैंने देखा कुछ और लोगों ने भी वीडियो डाला है जिनके साथ ऐसा हुआ था, जिन्होंने पहले नहीं डाला था वीडियो, पर अब वो वीडियो डाल के अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और लिटरली मैं 100% रिलेट कर पा रहा हूँ उनसे, उनके साथ भी एग्जैक्टली वही सेम हुआ इमिग्रेशन पे, कि उनको भी ऐसे ही बोला, पहले से ही पेपर रेडी था और बोल दिया हाँ रिजेक्टेड।
अच्छा, जेजू में तो जैसे क्योंकि उनके हैं रूल्स इस तरीके के, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, सब लोग बताते हैं कि किसको आने दे रहे हैं, क्राइटेरिया किस बेसिस पे आपको डिनाई किया ये तो उनको ही पता है। लेकिन शंघाई में क्यों इतना हार्श हुआ होगा? क्या बाहर निकल के किसी से बात हुई, कुछ पता चला किसी और के साथ ऐसा हुआ हो, या बाद में किसी ने रीच आउट किया हो आपको कि हाँ? मुझे लगता है शंघाई में जो ट्रीटमेंट हुआ वो भी जो जेजू आइलैंड और जुनिया एयरलाइन के स्टाफ की वजह से हुआ। वो लोग चाहते तो हमें वहां पर हमारे पासपोर्ट देके हमें फ्री छोड़ सकते थे। उसके बाद चाइनीज अथॉरिटी डिसाइड करती कि हमें क्या करना है, हमारी फ्लाइट है नेक्स्ट, तुरंत हमें बोर्ड करने देना है या नहीं करने देना। और शायद शायद हमारी लेओवर फ्लाइट थी, हमें इमिग्रेशन क्लियर ही नहीं करना था चाइना में। हमें सिर्फ लेओवर फ्लाइट थी, हमें जाके अपना वो गेट चेंज करके अपने गेट पे जाके बैठ जाना था। और मतलब मैंने देख के बुक किया था कि जिसमें मुझे इमिग्रेशन पे ना जाना पड़े। तब भी वो लोग हमें जबरदस्ती लेके गए इमिग्रेशन पे, और वहां पर उन्होंने आपस में कुछ बात की और उसके बाद चाइना ने ये ट्रीटमेंट किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही उनको कुछ बोला होगा, और जबर मतलब जो भी हो उन्होंने ही कुछ उनको गाइड किया होगा कि ऐसा ऐसा करना चाहिए या जो भी है। क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कुछ अभी आपने सोचा है कि क्या करेंगे इस बारे में, इसको रिजॉल्व करने के लिए, या कुछ? अभी तो मैं मतलब मैंने अभी 2 ही दिन हुआ है मुझे वीडियो डाले। और उसके बाद और आप लोगों ने और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को उठाया और मुझसे बात भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ और भी लोगों से जो जानकारी रखते हैं कि क्या इसमें आगे करना चाहिए, कैसे इस चीज़ के ऊपर अगर कुछ एक्शन लेना है तो कैसे करना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ अभी डिसाइडेड तो नहीं है पर मैं बात कर रहा हूँ। आपकी एक काफी बड़ी ऑडियंस है, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ट्रैवल प्लान्स कैसे बनाएं, कहाँ जाएं? मेरे देखिए, हर किसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। बट अगर स्पेसिफिकली जेजू आइलैंड जाने की बात कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होके जाएं किसी भी चीज़ के लिए। और बाकी कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाना है, चाइना जेजू आइलैंड में जब तक मैं था मुझे इस बात का फिर भी थोड़ा सा संतोष था कि ये एंड ऑफ द डे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसमें कुछ भी एक्सट्रीम तो नहीं होने वाला है मेरे साथ यहाँ पर। अल्टीमेटली अगर मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैंने अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज की वहां से निकलने के लिए। अगर मैं वही एनर्जी मैं उसमें भी चैनलाइज कर सकता था कि कैसे भी करके इंडियन अथॉरिटीज को इसमें इन्वॉल्व करूं मैं। वो बड़े कुछ लोगों को मैं जानता हूं, बड़े लोगों को, या फिर मैं ट्वीट करता, स्टोरी लगाता, कुछ भी करता। तो तब मे भी मतलब कुछ और रिजल्ट निकल के आता। बट तो मेरे हिसाब से तो यही है कि ज्यादातर आप पहली बात तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही जाओ घूमने। चाइना के जैसे, चाइना में मैं बिल्कुल हाथ बांध दिए थे उन्होंने। चाइना में तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन्होंने नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा। अब तो मैं कुछ फोन भी नहीं यूज कर सकता, किसी को बता भी नहीं सकता कि क्या हुआ है। तो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि आप सोच समझ के डिसाइड करो आप किस कंट्री जाने वाले हो। अगर आप खासतौर पे अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के जाओ आप कौन सी कंट्री जाने वाले हो। बाकी अगर आपको तब भी जाना है तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखो हर चीज़ के लिए। पर बहुत सारे लोग अलग अलग अजम्पशंस लगाते हैं। कुछ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ। तो मैं भी दूसरी कंट्रीज गया हूँ, वहां पे भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट किसी और के साथ हुआ होगा गलत। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बियर्ड रखते हो इसके लिए आपको रोक लिया होगा। तो बियर्ड तो आधा इंडिया रखता है इस टाइम पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बियर्ड रखते हैं। और उन्होंने वहां पर औरतों को भी डिटेन किया हुआ था, औरतें तो क्लीन शेव ही थी सारी, किसी की बियर्ड नहीं थी। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई रीजन नहीं ढूंढना चाहिए कि ऐसा कुछ सबसे पहले कि ऐसा इन्होंने कुछ किया होगा। मैं लोग बोल रहे हैं कि वन साइड ऑफ द स्टोरी, तो मैं भी चाहूंगा कि कोरिया की एम्बेसी जो है साउथ कोरिया की वो भी आ गया है, वो भी बताएं अपना साइड क्या है। वो तो उनके पास भी जो प्रूफ्स हैं वो रखें तो क्लियर हो जाएगा कि क्या गलत था कि क्या सही था। मैं अपनी तरफ से 100% ऑनेस्टी से मैंने बताया है जो भी सीन मेरे साथ हुआ। आप लोग तो एक्चुअली काफी यंग हैं, और आप लोगों को इतनी ज्यादा वहां पे दिक्कत हुई, अगर इसी तरीके से किसी एल्डरली को या बच्चे वगैरह साथ में हाँ, होते या मेडिकल इमरजेंसी होती, तो करेक्ट। उसके लिए वहां पर कुछ दिख रहा था और कि कोई फैसिलिटी है? जी नहीं, आप सर्च करोगे एक बार, मैंने क्योंकि जब ये सब हुआ तो मैंने बहुत सर्च किया, आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें बच्चों को उन्होंने डिटेन किया। छोटे छोटे बच्चों को, फैमिली आई है तो बच्चों के साथ उन्होंने रखा है। आपको रेडिट पे पोस्ट मिलेंगे, प्रेग्नेंट औरतों को उन्होंने डिटेन किया है। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं मतलब उनको भी उन्होंने डिटेन किया है, और छोटे छोटे बच्चों को भी डिटेन किया है। तो मेरे हिसाब से वो लोग बिल्कुल भी
संवेदनशील नहीं है इस चीज को लेके कि आप डिटेन मत करो। अगर कोई बोल रहा है आप उसको आपके यहाँ पर नहीं जाना है, खट से वो वापस जाने को तैयार है, तो आप वापस उसको भेजो। आपका डिटेंशन सेंटर कोई होटल तो है नहीं इतना अच्छा जितना, या तो आप एक होटल में पास में कहीं पे, अगर कोई अपने पैसे से होटल में रह सकता है तो आप उसको उसमें रहने दो। आप किसी अगर प्रेग्नेंट है कोई कपल और आप उसको वहां पर ऐसे रख रहे हो, वो तो सही नहीं है ना। बच्चों को भी रखा हुआ है, मैंने वीडियोज में देखा। तो वो लोग तो किसी के लिए भी कोई अलग सुविधा नहीं है वहां पे। इवन शंघाई में तो जैसे आपने कहा कि कुछ भी बिल्कुल भी नहीं मूव करने दे रहे थे। शंघाई में तो मतलब एक छोटी सी एली थी लिटरली। मुझे मैथ का वो कितने बाई कितने की थी वो तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप ऐसे समझो कि ऐसे एली थी, इधर 3 चेयर रखी थी, और अगर मैं अपने पैर पूरे फैला लूं तो उसके बाद इतनी जगह और बचेगी उस रूम में। इतना छोटा सा था वो। और उसमें वो लोहे की, जैसे हॉस्पिटल में चेयर होती हैं जो 3 पेयर एक साथ होते हैं, वो एक पड़ा हुआ था। उसी पे हम लोग बैठे थे बस, और कुछ भी नहीं था उसमें। और छोटा सा गेट था जिसमें वो ऐसे करके बैठे थे उनके ऑफिसर्स। कोरिया तो इनफैक्ट, साउथ कोरिया का तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है हर तरीके से कि काफी ज्यादा मॉडर्न, सिविलाइज्ड और फैसिलिटीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो काफी स्टार्क एक डिफरेंस रही है। हाँ, लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लोग वहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस करके आते हैं, बट अब मैं तो, मुझे तो जाने को नहीं मिला तो मुझे तो मालूम नहीं अंदर कैसा होता होगा। मैं इमिग्रेशन में क्या होता है वही बता सकता हूँ, अंदर देश कैसा होगा तो मुझे तो जाने नहीं दिया उन लोगों ने। खाना भी बहुत ज्यादा खराब। खाना लेट, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर राइस था, स्टीम्ड, उन जो कोरियन राइस होता है, थोड़ा सा लिसा सा राइस होता है वो। एक बॉइल्ड आलू था। उसके अलावा मैंने किसी को बोलते सुना था कि वो किमची है। कुछ अचार टाइप के थे 4-5, और वो जो जो बंदा खाता था वो कोरियन कुइजीन का मतलब शौकीन था वो। और बोल रहा था ऐसी किमची मैंने कभी खाई नहीं, शक्कर कौन डालता है किमची में। इतना वो वाहियात खाना था, मतलब सारी नेशनैलिटीज के लोग वहां पर थे, ऑलमोस्ट बहुत सारी नेशनैलिटीज के लोग थे वहां पर, इंडियन, चाइनीज, इंडोनेशियन, बहुत सारे। बट उनके खाने को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। तो मेरे मेरे हिसाब से वो ऐसा इंडियन थिंग नहीं है कि भाई हमको मसालेदार खाना पसंद है इसलिए हमें नहीं अच्छा लगा। मैंने वीडियो लगाई है, उसमें लिटरली भरी भरी प्लेट्स लोगों ने डस्टबिन में फेंकी, कोई नहीं टच कर रहा था उस खाने को। जिसको बहुत भूख लग रही थी वो प्लेन राइस खा के केवल सरवाइव कर रहा था। एक वहां पर बहुत एल्डरली अंकल भी थे, शायद चाइनीज थे आई गेस, उनकी एज होगी 75-80 के अबव। और उनको भी वहां पर डिटेन करके रखा था, वो भी बैठे थे वहां पर साइड में, मैंने उनको देखा था। वो भी कुछ खा नहीं पा रहे होंगे या कुछ अटेंड नहीं, नहीं हुआ होगा उनका। सिर्फ जो लोग बहुत टाइम से वहां पर थे, जैसे जिनके पास पैसे नहीं, उनके रिटर्न टिकट नहीं है। और एयरलाइन वाले ऐसा भी नहीं है कि हाँ अगर आपके पास पैसे नहीं तो बोले ठीक है कल हम अपनी फ्लाइट से भेजेंगे। वो आपको रहने देते हैं वहां पर। और हम्म। पुश करते रहते हैं कि अपने दोस्त से पैसे मंगाओ, अपने फैमिली से पैसे मंगाओ, कैसे भी करके पैसे मंगाओ और टिकट करो और तब जाओ। मतलब टिकट का ले जाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट टिकट का पैसा आपसे निकलवा के रहेंगे वो कैसे भी करके। बहुत सारे यूजर्स भी ये कमेंट कर रहे थे कि ये तो एक एयरलाइंस का अपना खुद का स्कैम जैसा लग रहा है। आपको लगा उस किसी पॉइंट पे कि हाँ ये तो हमें ठगा जा रहा है? उन्होंने हमारे सामने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा, उन्होंने ऐसा कोई भी हमें ऑप्शन नहीं छोड़ा जिससे कि हमें उनकी एयरलाइन के अलावा कोई और ऑप्शन हो। अगर हमारे पास रिटर्न टिकट नहीं होती तो भी हमें समझ में आता। और ऐसा भी नहीं, कुछ लोग बोलते फ्री कैंसिल वाला कराया होगा, हम कुछ भी फ्री कैंसिल वाला नहीं था। हमारी पूरी पक्की रिटर्न टिकट थी, फ्लाइट की भी और होटल बुकिंग की भी, सब कुछ पक्का था। इनफैक्ट वहीं पे एयरबीएनबी की जो हमारी बुकिंग थी, वो एयरबीएनबी के कस्टमर केयर का कॉल आया तो हमने उसको पूरा इंसिडेंट बताया। तो उन्होंने अपनी तरफ से हमें कुछ कंपनसेशन ऑफर किया। बट कोई भी हमारा फ्री कैंसिलेशन वाला नहीं था बुकिंग। बट आई डोंट नो, बट स्कैम, वो पूरा एक सिनेरियो देख के तो यही लगता है कि वो बेसिकली ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आप ज्यादा प्राइस में उन्हीं का टिकट खरीदो और तभी आपको जाने देंगे। वरना वो जैसा मैंने बताया मेंटल टॉर्चर करते, जैसा वो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के एम्प्लॉय ने आके किया था, और जिस तरह के मैसेज वो कर रहे थे कि यू विल डाई और यू विल हैव ए लास्ट ब्रेथ। और तो ये अगर मेरे हिसाब से तो स्कैम की श्रेणी में आएगा ये। ये तो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल भी नहीं, ये तो एक्चुअली थ्रेटन ही कर रहे थे। हाँ, मैं लिटरली, मुझे याद नहीं है, मैं उस टाइम पे अपना ही थॉट में इतना अपना ही मैं परेशान था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे सोच भी नहीं रहा था मैं कि मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा कुछ। वरना मैं उसके फोन से फोटो लेके आया था। वो उसके इंडोनेशियन आदमी ने मुझे अपने फोन में चैट्स दिखाई थी कि वो लोग ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं उससे, एयरलाइन वाले, टिकट लेने के लिए, पुश करने के लिए। आप लोगों को भी कुछ धमकी टाइप का या इस तरीके की लैंग्वेज में आप लोगों से भी बात करी कुछ? नहीं, क्योंकि मैं उस उनसे पहले मैं ही तैयार था उनकी टिकट खरीदने के लिए।
मैं उनसे पहले ही तैयार था कि भाई तुम्हारी टिकट ही नहीं अवेलेबल है, तुम मुझे अभी के नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट दो। उन्होंने बोला नेक्स्ट फ्लाइट में सिर्फ दो ही टिकट अवेलेबल है, दोनों बिजनेस क्लास है। मैंने बोला मैं करूंगा, मुझे जाने दो। बोले नहीं, बिजनेस क्लास में नहीं जाना है आपको, इकोनॉमी में ही जाना है। जब टिकट की हमने तो वो हमें जैसे कैदियों को ले जाते हैं वैसे साथ में लेके गए, और पूरा सबसे पहले हमारी बोर्डिंग हुई, और सबसे एंड वाली फ्लाइट में सबसे एंड की जो सीट होती जाके उसमें बैठा दिया। हमारे आजू बाजू किसी को बैठाया भी नहीं, पता नहीं क्या उनकी मानसिकता थी। दोनों फ्लाइट्स में ऐसा ही किया उन्होंने, सबसे एंड की दो सीट्स पे जाके हमको बैठा दिया। हम्म। जबकि मैंने पैसे दे के विंडो सीट बुक करी थी कि मुझे विंडो कम से कम अभी इतना हो गया था, थोड़ा सा विंडो पे देखते हुए जाएंगे, तब भी उन्होंने सबसे पीछे हमें जाके बैठा दिया। हमारे बोर्डिंग पास में सीट्स दूसरी लिखी हैं, बैठाया उन्होंने हमें दूसरी सीट पे जाके। तो आपने पूछा किसी से वहां पे? उन्होंने ये बोला कि जो लोग जिनको हम इस तरह से वापस भेजते हैं उनको सबसे पीछे सीट पे ही बैठना होता है। इसका तो किसी भी बहुत। चीज का वहां पर कोई क्लियर जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था। और ये तो सारी ऐसी वर्बल कॉन्वर्जेशंस होती हैं कि इनके बेसिस पे हाँ। अगर आप आगे कंप्लेन करेंगे। ये तो मतलब बोर्डिंग पास मेरे पास है जिसमें मेरी सीट नंबर लिखा है, और मेरे पास वीडियो है कि मैं लास्ट सीट पे बैठा हूँ। हम्म। कैसे लेकिन कंपेरेटिवली जितना मुझे समझ में आया अभी भी बात करके आपसे या वीडियो देख के, कि कैसे आप खुद को शांत कैसे रख रहे थे उस मोमेंट में, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा ये। साउथ कोरिया में जब थे जेजू आइलैंड पे, तो मैं तब शुरुआत के जब 2-3 घंटे बीत गए तो मैं फिर भी अपने आप को काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक तरीका बता दिया था कि आप टिकट बुक कर लो तो ही आप जा सकते हो। फिर मैंने टिकट बुक कर ली, फिर भले ही वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, बट मुझे फिर भी कुछ उम्मीद थी कि ये इतना बड़ा तो फ्रॉड नहीं करेंगे कि टिकट बुक करने के बाद भी मुझे नहीं भेजें और उसके बाद बोलें फिर अब दोबारा टिकट बुक करो। तो वहां पर मैं फिर भी थोड़ा रिलैक्स था, बट चाइना में पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था मेरा, जब वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने दे रहे थे, और सोए भी नहीं थे हम लोग 2 दिनों से। तो मैं पूरी तरह से मेंटली, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों पूरी तरह से मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे। हम लोग रो रहे थे वहां पर। हम लोग फ्लाइट में बैठे, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या होगा। मुझे तो आवाजें सुनाई देने लगी थी कुछ भी रैंडमली, क्योंकि मैं इतना नींद एग्जॉस्ट हो गया था और इतना माइंड मतलब थक गया था। तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था पूरा, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। फिर भी ऐसे ही थोड़ा बहुत उसमें ही, अगर हम एक दूसरे को देख रहे थे, बात कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, बस। और आपकी वाइफ ने फिर आपको मिलके क्या बताया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो तो अलग दूसरे उसमें रूम में थी। नहीं, चाइना में हम लोग साथ में ही रूम में थे। रूम एक ही था जिसमें हम लोग थे। जेजू में और डिटेंशन सेंटर में। हाँ, जेजू में, बट हम लोग सिर्फ रात में, क्योंकि वो साथ में बैठने नहीं दे रहे थे आपको साथ में। आप या तो आप स्मोकिंग रूम में जाओ, तो स्मोकिंग रूम में ही हम लोग पूरा टाइम बैठ रहे थे, क्योंकि साथ में बैठना है तो आप स्मोकिंग रूम में बैठ सकते हो। रात में तो अलग अलग जाके सोना पड़ेगा, बट दिन में अगर बैठना है तो आप स्मोकिंग रूम में बैठ सकते हो। तो हम लोग कोई दिन भर, मतलब हम लोग स्मोक तो नहीं करते, बट दिन भर हम लोग स्मोकिंग रूम में बैठे रहे। पूरा धुआं से भरा हुआ था वो पूरा, सिगरेट के धुएं से पूरा रूम, और हम लोग वहां पर बैठे थे तब भी, क्योंकि सिर्फ हमें साथ में बैठना था, हम अकेले नहीं बैठ सकते थे, हम दोनों ही उस टाइम पे। मैं भी उसके बिना नहीं बैठ सकता था, वो भी मेरे बिना नहीं बैठ सकती, तो हम दोनों साथ में अकेले पूरा टाइम स्मोकिंग रूम में ही बैठे रहते थे। कि बैंकॉक में 20,000 बात तक एडवाइस किया जाता है, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो कहते हैं कि लेके जाना चाहिए। तो क्या हाँ, ऐसा कुछ पहले आपने देखा था रिसर्च वगैरह में? ऐसा एडवाइस तो बहुत लोग बोलते हैं कि किया जाता है कि कैश लेके जाना चाहिए, बट मैंने कभी कैश नहीं कैरी किया है। मैं अपने पास कार्ड्स रखता हूँ, और थाईलैंड और इन सभी कंट्रीज में कभी भी किसी ने कैश देखने को नहीं बोला। वो होटल बुकिंग्स देख लेते हैं, रिटर्न टिकट देख लेते हैं, कभी भी किसी ने कैश मांगा तो नहीं, ऐसा बोला तो नहीं कि दिखाओ। और मैंने दूसरे लोगों से सुना है, अगर किसी कंट्री ने कभी किसी से मांगा भी है तो ये पूछा आपके पास है, उसने बोल दिया है तो उन्होंने मान लिया। लिटरली काउंटर पे रख के एक एक नोट ऐसे उन्होंने गिनवाया नहीं है जैसे उन्होंने गिनवाया हमसे वहां पे। थैंक यू सो मच सर। हाँ। काफी बहुत ही ये एक्सपीरियंस तो एक्चुअली काफी ट्रबलसम रहा होगा। वी होप कि आपको मिले रिस्पाइट, इसके लिए कुछ आंसर्स मिले, और बाकी लोग भी जब कहीं जाए तो जैसा आपने कहा कि पूरी तैयारी करके जाएं।